मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, शहर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर के कई इलाकों को बंद कर दिया गया है और शहर की बड़ी मार्केट सफी सेंटर, लिबर्टी, ओरिगा, रंग महल, आजम क्लॉथ मार्केट समेत अंदरून शहर की छोटी बड़ी मार्केट भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद रहेंगी। कहना मुझे आपसे ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लगाया गया है ताकि ज़्यादा केसेस वाले इलाकों के लोगों की आमदोरफ्त को महदूद किया जा सके। इसलिए आप भी गवर्नमेंट से ताउन करें और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें और बहाने से अपने इलाके से भी बिल्कुल ना निकलें। और हाँ, जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं उनसे भी बात पर ना उलझें, उनका भी एहसास करें वो भी मौसम की इतनी शिद्दत और गर्मी में ड्यूटीज़ पर हैं जहां ना ठंडा पानी है ना पंखा। इसलिए पुलिस एहलकारों को तंग बिल्कुल ना करें, ना उनसे बहस करें, बल्कि अच्छा शहरी होने का सबूत दें और बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। आगे बढ़ते आपको बताते हैं जी, नशे से निजात के आलमी दिन की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़कार शाह के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। कहते हैं कि 2020 के अख्ताम तक मुल्क में नशा करने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, रिपोर्ट में देखते हैं। ड्रग ट्रेनिंग एडवाइजरी हब में नशा से निजात के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब। इंसदाद मंशियात के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ शोबाजात के अफराद की शिरकत। मुकर्रीन ने ड्रग ट्रेनिंग एडवाइजरी हब की काविशों को सराहा। कंसल्टेंट इंसदाद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फ़कार शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में नशा करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 70 लाख के करीब अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं, जिनकी तादाद रमा साल के आखिर तक 1 करोड़ तक जाने का खदशा है। अगर ये डाटा जो माजी में है, लाखों लोग हैं, लाखों लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं है। अननोन डेड बॉडी जो इस मट्टी के नीचे चली जा चुकी है मनशियात के हाथों। सैयद जुल्फ़कार शाह ने मजीद कहा कि मनशियात का इस्तेमाल करने वालों में से अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन इनके लिए सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। पंजाब के अस्पतालों में इनके लिए सिर्फ 500 बेड्स हैं। कोरोना की वजह से जो हमें मुश्किलात देखने में आई हैं, अपर क्लास के बच्चे जो घरों में नशा करते थे, दोस्तों के साथ जाके नशा करते थे, अब उनके वालिदैन या तो बच्चों के लिए इलाज ढूंढ रहे हैं या फिर नशा ढूंढते हैं कि बच्चे को किस तरह नशा देकर उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए। सड़कों, बागों, पार्कों में जो अननोन बेनाम जो ड्रग डिक्स हैं उनकी अमवात में इजाफा हो रहा है। पंजाब बड़ा सूबा है, मनशियात का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा है, तो लाहौर की मिसाल आपके सामने है। लाहौर में कितने गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में 500 बेड हैं। तकरीब के दौरान इंसदाद मंशियात मुहिम के लिए काम करने वाले अफराद में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन इकराम शाह के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है जिसमें यकीनी तौर पर बहुत हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं कि अभी तक 70 लाख तादाद है, लेकिन आने वाले वक्त में इस साल के अख्ताम तक जो है वो 1 करोड़ तक ऐसे नौजवान हो जाएंगे जो कि नशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं। और मज़े की बात ये है कि हम लोगों के यहाँ इस चीज़ को बुरा तो बहुत समझा जाता है, लेकिन इसको कम करने के लिए जो इसकी बुनियादी वजह है, जो इसकी रीज़न है, उसको कम करने के लिए काम नहीं किया जाता। और वजह है जी डिप्रेशन, टेंशन, आपके घरेलू मसाइल, आपके मुआशी मसाइल, और सबसे बड़ी बात कि जब हम किसी से बात नहीं कर पाते, ऐसे नौजवान जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, कोई भी मसाइल होते हैं, लेकिन वो अपने मसाइल किसी के साथ बात करके, कोई काउंसलिंग नहीं लेते, किसी से बात नहीं करते, तो फिर वो इस तरह की बुरी आदत पे पड़ जाते हैं जो कि यकीनी तौर पर उनकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। शहरियों की बात करते हैं तो हमारी जितनी भी ज़िला इंतज़ामिया है, जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं, वो कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करवाने में लगे हैं और उधर शहरियों को महंगाई से छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा। सरकारी निर्खों में 8 सब्जियों और 3 फलों की कीमतों में इजाफा देखा गया है। इंतजामिया ने सरकारी रेट लिस्ट तो जारी कर दी, मगर अमल दरामद करवाने वाला कोई भी मौजूद नहीं। दुकानदार फल और सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे हैं। इसी हवाले पे मजीद हमने बात करनी है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर, बताइएगा, ज़िला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवा रही है और मुनाफाखोर अपनी मनमानियों में लगे हैं। बिल्कुल, जिले इंतजामिया जो है वो कोरोना के SOPs में मसरूफ है, जबकि जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी सब्जियों और फलों के निर्खनामे जारी किए जाते हैं, उसमें 8 सब्जियों के कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि
3 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। इजाफे के बावजूद जो है वो रेल लिस्ट के मुताबिक शहरियों को ना तो सब्जियां जो है वो मिल रही हैं और ना ही फल जो है मिल रहे हैं। अगर सब्जियों की बात की जाए तो आज टमाटर की कीमत में 6 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया, जो कि गुज़िश्ता रोज 34 रुपए फी किलो था, आज 40 रुपए फी किलो सरकारी नरफनामों में टमाटर मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद 40 के बरस शहरियों को 60 रुपए फी किलो तक टमाटर जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह लीमू की कीमत में गैर मामूली 15 रुपए का इजाफा किया गया, 90 रुपए से कीमत बढ़ाकर 105 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसके बावजूद शहरियों को 105 रुपए में लीमू नहीं दस्तयाब। लीमू जो है वो 150 रुपए फी किलो तक शहरियों को जो है वो खरीदना पड़ेगा। इसी तरह आलू की कीमत में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और आलू की कीमत जो है वो रवां साल की बुलंद तरीन सतह 72 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका हुआ है। 4 रुपए का आज इजाफा किया गया सरकारी नरफनामों में। ताहम शहरी जो है वो 72 के बरस 90 रुपए फी किलो तक आलू जो है वो खरीद रहे हैं। इसी तरह अगर शिमला मिर्च की बात की जाए तो 2 रुपए के इजाफे के बाद 54 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन शिमला मिर्च जो है वो 54 के बरस 70 रुपए फी किलो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फरोख्त की जा रही है। फलियां जो है उसकी कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया, 83 रुपए फी किलो से कीमत आज बढ़ाकर 88 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। अब हमें ये बताइए कि जिला इंतजामिया की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया था। प्राइस कंट्रोल कैंप्स लगाए गए थे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, कहाँ पर वो सब है और क्या कोई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कोई जुर्माने हो रहे हैं? नहीं, इस वक्त अगर शहर की सूरत हाल की बात की जाए तो सब्जियां जो है वो सबसे सादा और सबसे सस्ती ग़िज़ा जो है वो समझी जाती है, क्योंकि मटन, चिकन और दालें जो है उनकी कीमतें तो अवामी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। ताहम जो मौसमी सब्जियां उनकी कीमतें जो है वो अभी भी सरकारी नरखनामों तक जो है वो महदूद, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सरकारी नरखनामों पर कहीं से भी अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मंदी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, मार्केट की सूरत हाल हमारे तक पहुंचा रहे थे और हमें बता रहे थे कि महंगाई, एक तो मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, ऊपर से सीजनल फ्रूट्स भी महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, अमवात की शरह भी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ आलमी सतह पर कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम जारी है। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक बरतानिया के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के मुहक्किकीन की जानिब से कोरोना वायरस के इलाज के लिए इंसानों पर नई वैक्सीन का दूसरा ट्रायल शुरू कर दिया गया है। नई वैक्सीन के तजुर्बे के लिए रजाकारों को इम्यूनाइज किया जाएगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन में अगले चंद हफ्तों में कम से कम 300 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के मुहक्किकीन का ये भी कहना है कि अगर ये दूसरा ट्रायल भी कामयाब रहा तो रवां साल अक्टूबर में मजीद 6000 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। इससे कब रवां साल 19 जून को इस वैक्सीन का पहला ट्रायल किया गया था, जिसके नतायज मुस्बत रहे थे और ये ट्रायल्स का सिलसिला दिन ब दिन जारी है। 39 साला कैथी ने अपने आप को इन ट्रायल्स के लिए सबसे पहले पेश किया है। उनकी जानिब से वीक एक्टिविटी ग्लोबल हेल्थ की जानिब से एक सोशल इंटरप्राइज का कयाम भी कर दिया गया है, जिसका मकसद ये है कि अगर वैक्सीन का तजुर्बा कामयाब हो जाता है तो ये इंटरप्राइज पूरी दुनिया समेत यूके में वैक्सीन पहुंचाएगी। इससे पहले बनाई और टेस्ट की जाने वाली वैक्सीन आम थी, लेकिन इस वैक्सीन में जीनियाती कोड का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। नाज़रीन, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने के 120 प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है। इससे कबल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने करीबन 1000 के करीब लोगों पर अपनी तैयार करदा वैक्सीन का ट्रायल किया था, जो किसी हद तक नाकाम हो गया था। अमेरिका में कोरोना टास्क फोर्स के अहम रुकन और डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस अमेरिकी डॉक्टर एंथनी फाउची ने कांग्रेस के सामने कोरोना वायरस के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा है कि वो बड़े मोहतात होकर उम्मीद कर रहे हैं कि 2020 के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि एक और अद्वियात की कंपनी का जुलाई 2020 के आगाज तक क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे दौर को लॉन्च करने का मंसूबा भी है, लेकिन इसमें कुछ वक्त जरूर लग सकता है। वैक्सीन की तैयारियों के अलावा भी आलमी सतह पर कई अद्वियात के तजुर्बात हमने देखा कि किए जा चुके हैं कि शायद इनमें से कोई भी दवा इस काबिल हो कि कोरोना वायरस के मरीजों को बचा सके। इन अद्वियात में क्लोरोक्विन भी हमने देखी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन,
इसके साथ साथ डेक्सामेथासोन थी, एक टेम्रा जैसे इंजेक्शन के नाम शामिल थे जो अभी तक डॉक्टर्स और मुख्तलिफ अस्पतालों में इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में तैयार की जाती है, क्या वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए काफ़ी होगी या फिर पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए वो एक वैक्सीन काम करेगी। माजी में इस तरह के जो वायरसेस है या फिर जो वैक्सीन हैं वो किस तरह से बिहेव करती हैं, इन तमाम मामलों पे हमने बात करनी है। जी हमारे साथ मौजूद है स्काइप पे डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब हैं, आप साबिक प्रिंसिपल हैं आप कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, ये पूरी दुनिया में वैक्सीन पर काम हो रहा है, हमारे यहाँ भी कुछ माहिरीन काम कर रहे थे। सबसे पहले हमें ये बता दीजिए, जो सवाल मैंने अभी सामने रखा है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई वैक्सीन बनती है तो क्या वो हर खित्ते के लोगों पर इम्प्लीमेंटेशन उसका हो पाएगा, उनके लिए यूजफुल साबित होगी? बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा। सबसे पहले तो ये बात हमें अपने आपकी आवाज मुझे बहुत जोर से आ रही है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी सर। जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बात बतानी और समझानी बहुत जरूरी है कि वैक्सीन होती क्या है। देखिए, जब हमारे जिस्म में कोई जरासीम दाखिल होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, तो हमारे जिस्म में जाकर एक स्पेसिफिक मुदाफियती निज़ाम उसको तहरीक देता है। यानी अगर एक वायरस जिस्म के अंदर जाता है तो उसके मुकाबले के लिए हमारे जिस्म के अंदर ये इस्तात मौजूद है कि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। अच्छा, ये जो वैक्सीन होती है ये इसके अंदर उसी तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जैसा कि उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी आप ये समझिए कि एक तरह का वायरस ही होता है, लेकिन इतना कमजोर कर दिया जाता है कि जब वो जिस्म के अंदर जाता है तो वो सिर्फ मुदाफती निजाम को तहरीक दे सकता है, लेकिन बीमारी पैदा नहीं करता। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये इतना सिंपल काम नहीं है, क्योंकि जो भी इस तरह की वैक्सीन जिस्म के अंदर दाखिल की जाएगी, जब तक वो तमाम ट्रायल से नहीं गुजरेगी उस वक्त तक हम यकीन नहीं कर सकते कि इसके कोई मुज़र असरात नहीं होंगे। और वो मुज़र असरात ये हो सकते हैं कि एक नई किस्म की बीमारी भी इंसानों के अंदर जा सकती है। लिहाजा जैसे कि आपने अपने तारुफ में बताया है, जब भी ये वैक्सीन तैयार की जाती है तो इसका मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर ट्रायल्स होते हैं। सबसे पहले ये लेबोरेटरी के अंदर ट्रायल होता है, उसके बाद ये जानवरों में ट्रायल होता है, फिर इंसानों के अंदर 3 फेजेस में इसका ट्रायल होता है। और उसके बाद जब ये साबित हो जाए कि इस बीमारी इस दवा के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं और ये एक इफेक्टिव किस्म की इम्यूनिटी क्रिएट कर सकती है, तो फिर उसको लॉन्च किया जाता है। तो लिहाजा ये प्रोसेस काफी लंबा है और बहुत सारी और अंदेशों का पहले जवाब देना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि इस वायरस का एक ये भी करैक्टर है कि इसके अंदर म्यूटेशन होती रहती है, और म्यूटेशन से मुराद यह है कि ये वायरस अपनी शक्लो साख चेंज करता रहता है। लिहाजा अभी हमें यह भी पता करना है साइंटिफिकली कि जो वैक्सीन हम तैयार करेंगे क्या वो सिर्फ इसी वायरस के लिए होगी या जो नई स्ट्रेन्स बनेगी उनके अगेंस्ट भी नहीं होंगी। लिहाजा एक हतमी फैसला करने के लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल कहा और हमारे माहिरीन भी मुसलसल बताते रहे हैं कि जो चाइना से वुहान से ये वायरस निकला था, ये पाकिस्तान पहुंचने तक या फिर हमारे लोगों में जो वायरस पाया गया है वो 9 टाइम्स डिफरेंट है उस वायरस से। तो सवाल मेरा यही है कि क्या हमारे लिए भी जो दुनिया में वैक्सीन तैयार हो रही है वो हमारे लिए भी फायदेमंद होंगी या फिर हमें अपने लिए खुद कुछ करना होगा? जैसे मैंने अर्ज किया ना कि इस सिलसिले में अभी हमें हतमी तौर पर कुछ नहीं पता, क्योंकि इस वायरस की जो स्ट्रेन्स हैं और इसका जो बिहेवियर पूरी दुनिया के अंदर हुआ है वो मुख्तलिफ हुआ है, और अभी हमारे पास बहुत कम डाटा है। और जब तक ये साइंसी तजुर्बात मुकम्मल नहीं होते उस वक्त तक किसी सूरत भी हम अपना हतमी फैसला नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज हम जरूर कर सकते हैं जी। और जो हम अपने पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के इंसानों को बता सकते हैं वो ये है कि हम हेल्दी वे ऑफ लाइफ शुरू करके
अपनी कुदरती मुदाफियत को बढ़ाएं, यानी हमारा खुराक का निजाम, हमारा एक्सरसाइज का निजाम, हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफ, हमारी ऐसी खुराक जिसके अंदर जिंक, मिनरल्स, विटामिन सी की बहुतात हो, तो जो भी जरासीम आएगा हमारा मुदाफिती निजाम उसको हैंडल करने में ज्यादा मुअस्सर होगा। लेकिन आपके सवाल का हतमी जवाब देना शायद दुनिया में अभी किसी के पास भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक हमें इस वायरस का पूरा जेनेटिक पैटर्न पता नहीं चल जाता और जब तक हमें इन वैक्सीन के पूरे ट्रायल नहीं मुकम्मल कर लिए जाते, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है ये बताना कि क्या ये वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए मुअस्सर होगी कि नहीं होगी। ठीक डॉक्टर साहब, हम अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हमारा महकमा सेहत, हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो भी बहुत बड़ा एक, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। अब हमें ये बताइए कि अगर हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, हमारे महकमा सेहत को, हमारे माहिरीन को, आप क्या समझते हैं? हमारे पास ऐसे माहिरीन मौजूद हैं, हमारे पास इतनी एडवांस लैब्स मौजूद हैं, ऐसे रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं जहां पर हम कोरोना वायरस की जो बदलती सूरत हाल है, बदलती उसकी शक्ल है, उसके मुताबिक अपने लोगों के लिए खुद वैक्सीन तैयार कर सके। सकत है? देखिए, वैक्सीन तो तैयार करने से पहले हमें वो काम तो करने चाहिए जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि हम अपने लोगों को हेल्दी वे ऑफ लाइफ सिखा सकें, हम अपने लोगों को डिसिप्लिन और हाइजीन से मुतल्लिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिखा सकें। इसके अलावा इस कोरोना की वबा के दौरान जो हमें पता लगा है, जो डेफिशिएंसीज थी, जो मिसिंग लिंक थे हमारे हेल्थ सिस्टम में, उसको हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। जहां तक वैक्सीन के तैयार करने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ऐसे इदारे जरूर हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, और इसके अलावा और हमारे जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स हैं वो ऐसे इदारे जरूर होंगे हमारे पास जिसमें लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि इस सिलसिले के अंदर एक डेफिनेटिव वैक्सीन तैयार करने के लिए हमें बैरूनी मदद की ही जरूरत होगी। ठीक, मेरा सिर्फ अर्ज करने का ये मकसद है कि जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम करें। ठीक डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि हमने पहले भी देखा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, पहले भी लॉकडाउन किया गया ईद से पहले, और फिर ईद आने में जब तकरीबन कोई 8-10 दिन थे तो लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। अब एक बार फिर से स्मार्ट लॉकडाउन हम देख रहे हैं 14 दिन के लिए। अब देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में इसको बढ़ाया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। एकदम से फिर जब स्मार्ट लॉकडाउन को खोला जाएगा, लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम होगा जो हमें बाजारों पे, रोड्स में नजर आएगा। आने वाले वक्त को कितना खतरनाक देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए? देखिए, सिद्रा, गुजारिश यह है कि इस बीमारी से बचने के 2 तरीके थे। एक तरीका तो ये था, जैसे दुनिया में कुछ मुल्कों ने किया, उन्होंने ये किया कि बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया, जिसमें कोरिया एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने जब वो बिल्कुल लॉकडाउन हो गया तो वो लोग जो बीमार हुए थे उनमें से वायरस किसी और को ट्रांसफर ही नहीं हुआ, और वो लोग या तो ठीक हो गए या उनमें से अराउंड 1%, 1.5% जो कि ससेप्टेबल लोग थे वो अपनी जान की बाजी हार गए। लेकिन वेक्टर जब ट्रांसफर नहीं हुआ वो खत्म हो गया। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल न्यूजीलैंड भी है। लेकिन ये वाली जो ट्रेन थी ये हमने मिस कर दी। अब तो खास तौर पर ये ईद के दिनों में जैसे हमने लॉकडाउन खोला, जैसे आपने बताया, तो वो बीमारी हमारी कम्युनिटी में और काफी सारे लोगों में फैल गई है। अब इस बीमारी से बचने का जो एक तरीका है वो तरीका है कि हमारी अक्सरियत लोगों को ये बीमारी इस तरह से हो कि उनके ऊपर कोई जानलेवा असरात तो ना हो, मगर उनके लिए उनके अंदर मुदाफियत पैदा हो जाए, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे यहाँ ये जो दूसरा तरीका है, इसके जरिए से ये बीमारी कंट्रोल में होगी। इसलिए शायद बहुत सख्त किस्म का लॉकडाउन हमारी हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, और उनके पास इसके अपनी कोई रीजंस होंगी। ऑब्वियसली जो अहले इक़्तिदार हैं वो ऊपर बैठे हैं, उनके पास एक ब्रॉडर पिक्चर मौजूद है और उन्हें इकोनॉमिक सिचुएशन और लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन को भी देखना है। इस वक्त हमारे ज़िम्मे ये है कि हम ये करें कि अपनी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दें, गैर जरूरी तौर पे घर से बाहर ना जाएं, और दफ्तरों में, दुकानों में, बाजारों में झमघटा ना करें।
तकारीर जो हैं उनको खत्म करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाथ धोना वो जो सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपने यकीनी तौर पर जो मुसलसल हम बात कर रहे हैं एसओपीज के हवाले से, आपने भी वही बताया है। और एसओपीज पर जब अमल दरामद की बात होती है तो एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता ये है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। मास्क कितना फायदेमंद साबित होता है, कितना सूदमंद साबित होता है, इसी हवाले से एक रिसर्च सामने आई है जिसमें बरतानवी अखबार में बताया गया है कि मास्क पहनने वाले जो लोग हैं वो वायरस से बहुत हद तक बच भी सकते हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक एक नई तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक छींकने और बात करने के दौरान पैदा होने वाली बूंदें कोरोना वायरस को 8 फीट से भी ज्यादा के दायरा कार में फैला सकती हैं। तहकीक के मुताबिक खांसी से बड़ी बूंदें वायरस होने का ज्यादा इम्कान रखती हैं, लेकिन वो तेजी से गायब भी हो जाती हैं, जबकि छोटी बूंदों में इन्फेक्शन ना होने का इम्कान कम ही होता है, लेकिन वो फेफड़ों में दाखिल हो सकती है और दूसरे इंसान को इससे मुतासिर भी कर सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक में 1 मिनट तक ऊंची आवाज में बात करने से 1000 बूंदें कोरोना वायरस ले जाने के काबिल हो जाती हैं, लेकिन छींक की सूरत में ये तादाद 40,000 से भी तजावज कर जाती है, जबकि खांसी की सूरत में 3000 के करीब बूंदें पैदा होती हैं जो वायरस को आगे दूसरे इंसान में मुंतकिल कर सकती हैं। लिहाजा कोरोना वायरस से मुमकिना बचाव की खातिर माहिरीन ने मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है और अवामी मकामात पर मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाकर कोरोना के फैलाव को 70% तक रोका जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग, कुछ को गर्मी इतनी लगती है, कुछ कहते हैं कि जब हम मास्क पहनते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है, कुछ कहते हैं जी थोड़ी देर के लिए उतारा है सांस लेने के लिए, कुछ कहते हैं हम मास्क है हमारी जेब में है अभी थोड़ी देर में पहनेंगे। इस तरह के जब बहाने सामने आते हैं तो ये मामला मजीद बिगड़ जाता है। मास्क की कितनी अफादियत है, किस तरह से इन मामलात को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनको कायल कर सकते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर तारिक मियाँ साहब है, सदर है आप फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन के। से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, मास्क का इस्तेमाल पूरी दुनिया में तहकीक हो रही है, बताया जा रहा है, फैक्ट एंड फिगर्स दिए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मास्क जो है इसकी प्रिवेंशन में, जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, और वैक्सीन भी अभी अंडर ट्रायल है और एक और नया इसका सामने आ रहा है कि ये कई लोगों में, पाकिस्तान में भी 2-3 केसेस आ रहे हैं, उसको तहकीक की जा रही है कि री इन्फेक्ट हो गए पेशेंट जो कि 3 माह पहले ठीक हुए थे, वो दोबारा उन्हें इन्फेक्शन हुआ और जो दोबारा इन्फेक्शन हुआ वो पहले से ज़्यादा सीवियर था। तो इसलिए अभी तक जो वैक्सीन है इसका अभी तक कोई ट्रायल नहीं, चूँकि इसमें इम्यूनिटी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो जब, चूँकि आमतौर पर जब वायरस कोई दूसरी बीमारी का किसी को लगता है तो वो उसके किसी की साल की इम्यूनिटी, किसी की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, लेकिन इसकी अभी इम्यूनिटी डिटरमिन ही नहीं हो रही कि आया ये इम्यूनिटी देगा भी कि नहीं देगा। वैक्सीन तैयार करने के बाद आया वो कारामद भी होगी। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेन जो फोकस है जिसके ज़रिए हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि हमारे यहाँ जो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है ना, इसका सिर्फ मकसद ये है कि जो हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर एकदम से दबाव पड़ रहा है और हमारी ऑलरेडी चौक हो गई है, उसको स्लो डाउन कर दिया जाए और डेफिनेटली इससे हमारा बहुत ज्यादा आगे फैलाव जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं जो समझता हूँ कि एक जो हमसे शुरू में गलती हुई, अगर हम शुरू में 2 इसके साइकिल, जो 14 डेज का एक साइकिल होता है, वो 2 साइकिल अगर हम इसके उस वक्त सख्ती कर लेते तो आज हम इस जगह पे ना होते। तो आज हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम मास्क पहन के निकलें। और अच्छा, मास्क पहनने, मैं बीइंग ए डॉक्टर, मैं अपने क्लिनिक पे देखा है कि लोगों ने ठोड़ी पे रखा होता है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाक यही को मामला नंगा है। रखा होता है। हाँ। और ये है कि जी वो ये सारी चीज़ें देखिए, अगर आपको एक तरफ जान का खतरा है, इसमें यंगस्टर भी जा रहे हैं, ओल्ड एज भी, कोई मतलब हर एज के लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए अब तो लोगों ने खुद देख लिया, हर मोहल्ले में अमवात हो रही हैं। तो अब तो खुदा के लिए ये समझ जाएं और मास्क को पहनना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। और तो हमारे लिए प्रोटेक्शन का है ही नहीं, ना ट्रीटमेंट ना वैक्सीन, तो फिर क्या करेंगे? आया आप एक दूसरे से इन्फेक्ट होते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मास्क पहनने वाले बहुत सारे तो सेहतमंद लोग हैं जो खामखा ही खिलाफवर्जी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मास्क पहनते हैं, उनको कोई दमे की, सांस का कोई इस तरह से प्रॉब्लम है,
तो जब वो अपनी ही सांसों से, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चराइज पैदा हो जाता है, तो वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो क्या करें, उनके लिए क्या आप कहेंगे? देखिए जी, उनके लिए ये है कि फ़र्ज़ करें वो अपने घर में अपने अलग कमरे में है जिसमें कोई नहीं आ जा रहा, तो वहाँ पे मास्क उतार सकते हैं। जब किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा और लोग हैं, क्योंकि जिसको दमा है, जिसको कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, उसको ये वायरस लग के ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जब वो भीड़ में जाएं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी से कांटेक्ट हो रहा है, आपको कोई पता नहीं उसको इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो उस वक्त मास्क जरूर पहने। उसके बाद अगर किसी अलहदा स्पेस पे जाके 5 मिनट के लिए उसको उतार भी लें तो वो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोग जमा है और उनमें वो मास्क उतार, यानी हजूम में बिल्कुल ये खतरा मोल ना लें। अगर सांस आपने बहाल करनी है तो साइड पे कहीं अकेले चले जाएं और वहां पर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि वो मास्क बाकायदा उन्होंने पहन रखा है, लेकिन जब उनको छींक आती है वो उसी मास्क में छींकते हैं और उसके बाद वो मास्क भी चेंज नहीं करते। असल में ये इसमें मैं समझता हूँ कि मास्क जो है ना, लोगों ने ये समझ लिया है कि इसको कम से कम हफ्ते में 2 बार आप ज़रूर चेंज करें। उसकी रीज़न ये है कि ये आपका जो बाहर से मास्क जो बाहर से है वो तो उसके ऊपर जरासीम आ सकता है ना, वायरस, तो उसको जब या अपना हाथ जब आप लगाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि वो बाहर की और अगर वो अंदर लग गया, मतलब आपने किसी सरफेस को टच किया और आपके साथ वो वायरस लग गया और आपने वही हाथ मास्क की अंदर वाली साइड पे लगा लिया, तो वो आपको उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए उसको फ्रीक्वेंटली जो है, अच्छा बाद मुल्कों ने ये भी किया कि कपड़े के मास्क इवन घर बना के 2-3 तहों में, तो उसको आप धो भी सकते हैं। उसको दूसरे मास्क को तो नहीं धो सकते, लेकिन उसको धो के या उससे किसी से डिसइंफेक्टेंट से डिसइंफेक्ट करके तो उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर देखें 10-20 रुपए का मास्क है और लाइफ आपकी उस पर एट रिस्क है, तो उसमें अगर बेहतर यह है कि आप उसको हफ्ते में कम से कम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे जो बेचारे गरीब गुरबा है ना, मजदूर लोग, उनके लिए ये मास्क हर रोज चेंज करना भी मुश्किल है, तो उसके लिए क्या वो जो मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जब वो वॉश कर लेते हैं या वॉश करके उसे धूप में डाल दिया जाता है, तो क्या उस पर 0 वायरस हो जाता है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो जहाँ तक है ना धूप, इसमें तो देखा गया कि इसमें बड़े हाई टेम्परेचर पे भी ये वायरस नहीं मरा, जिंदा है। इसलिए उसको गर्मी से खाली कई वायरसेस होते हैं जो बड़े लेबाइल होते हैं, वो धूप में रखने से हो जाते हैं डिसइंफेक्ट। लेकिन ये जो वायरस है, ये इसके लिए मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर है कि वो कपड़े का मास्क पहन लें 3 तह बना के और उसको धो लें। अगर वो बिल्कुल ना पहनने से वो भी बेहतर है, क्योंकि इसने जो माइक्रो, जो बिल्कुल छोटे छोटे जो जर्रात हैं, वो उनको रोक सकता है। वो डॉक्टर साहब, तकरीबन कितने % बचत हो जाती है मास्क पहनने से? आप कोई भी मास्क पहनने से पहले तो ये था कि एक स्टडी आई थी कि अगर दोनों ने नहीं पहना, ना पेशेंट ने ना दूसरे ने, तो 75% चांस है ट्रांसमिट होने के। और अगर दोनों ने पहना हुआ है तो एक स्टडी के में 70%, और दूसरी में ये था, दूसरों ने तो कहा कि इवन 1.5% तक आप उसको लो डाउन कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक जरिया है आपका इन्फेक्शन को रोकने के लिए। मैं आपकी वजाहत से ना एक बात और करना चाहूँगा, हमें जो इस वक्त मुश्किल आ रही है ना, वो ये आ रही है कि जो सोशल मीडिया पे लोगों ने ये जो शुरू कर दिया कि जी हॉस्पिटल ना जाओ, वहाँ पे जहर के टीके लग रहे हैं, वहाँ पे लोग मार रहे हैं और नाशें बिक रही हैं। खुदारा इससे नुकसान क्या हुआ है? इससे नुकसान ये है कि बंदे जितने पेशेंट हैं वो डर गए हैं कि जी हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ पे जहर के टीके लग जाते हैं। अब क्या होता है कि जब वो काबिले इलाज होते हैं उस वक्त तक वो घर से नहीं निकलते कि जी हॉस्पिटल नहीं जाना। तो जब वो आखिरी सांसों पे होते हैं फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं, और उसमें 1 या 2 दिन के बाद जब डेथ हो जाती है तो कहते हैं देखा ना, जहर का टीका लगा दिया। मैं वीसी जो केई से उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा हमारे पास एक पेशेंट आया, उसका सांस इंतहाई खराब था, आखिरी हालत में आया, अभी हम ब्रेनला लगा रहे थे तो उसकी डेथ होगी। उन्होंने कहा देखा ना, जहर का टीका लगा दिया। तो इतनी ये जो अफवाहें हैं, प्लीज इसके ऊपर ना कान धरें, और लोगों को जाना चाहिए हॉस्पिटल, ताकि शुरू में बड़ी हद तक लोगों को रोका जा सकता है। 95%
लोग सेहतमंद हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए सर कि इस वक्त मास्क की बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारी मार्केट में मौजूद हैं। सर्जिकल मास्क बहुत महंगा है, हर बंदा उसको नहीं खरीद पा रहा। N95 तो वैसे ही पहुंच से बाहर है, लेकिन जो सर्जिकल है वो भी तकरीबन आपको 50 रुपये में मिलेगा। जो कपड़े का है वो 20-30 में मिल जाता है। फिर एक और नॉन वूवन एक मटेरियल है, उसका भी मास्क है। तो ये क्या सभी अच्छे हैं या फिर सर्जिकल सबसे ज़्यादा वायरस को रोक सकता है? बेसिकली ये है कि जो N95 है ना, वो बेसिकली आम पब्लिक के लिए तो है ही नहीं, ठीक है ना जी। वो जो ICU में डॉक्टर या पैरामेडिक्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो पेशेंट को बार अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए पेशेंट के साथ रहे। तो अगर एक में है 10 मिनट, एक में 30 मिनट, कि इतना अगर आप पेशेंट के साथ रहेंगे तो आपको ट्रांसमिट हो जाएगा। अब क्या है कि जो आम जनरल पब्लिक है उसमें यह है कि जो सर्जिकल मास्क है वो अब सस्ते हो गए हैं, अब 10 से 15 रुपये में मिल रहा है। उसमें यह है कि उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है कि जिससे वायरस का ट्रांसमिट होना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। जो कपड़े का मास्क है ना, मैं ये कहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें को बिल्कुल ही नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो अपने घर में कोई कपड़ा लेके उसकी ना होने से कुछ होना, जी उसकी 3 तह बनाए। वो मेरा हाल है हार्डली उन्हें 2, 3, 4, 5 रुपए से कम ही पड़ेगा। उसकी 3, और अगर एक घर के 6-7 अफराद हैं तो उनके लिए उसका ये फायदा उनके लिए होगा कि उसको धो भी सकते हैं साबुन से। और साबुन से चूंकि इसके ऊपर एक फैट की कोटिंग है ऑयल की, तो वो धुल जाता है, तो ये वायरस खत्म हो जाता है। तो वो ये उनके लिए मैं समझूंगा कि वो घर में मास्क तैयार कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है, मैं अक्सर पेशेंट में देखा है कि उन्होंने नाक पे दुपट्टा कर लेती है। उनसे जब पूछा जाए मास्क तो वो दुपट्टा कर लेती है। दुपट्टा सिंगल लेयर है, इससे मास्क पहनना ही जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। सर्जिकल मास्क अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो जरूर खरीद लें, अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो फिर कपड़े का मास्क जरूर पहन लें। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे वीडियो गेम्स के हवाले से, जो कि दिन ब दिन खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं। टॉप ट्रेंड वीडियो गेम्स एक तरफ तो नौजवानों को तफरीह मुहैया करती हैं, लेकिन दूसरी ही जानिब नौजवानों को बुरी तरह से मुतासिर भी कर रही हैं। दूसरी जानिब अगर इसकी बात की जाए तो इसके खतरनाक असरात भी सामने आने लगे हैं। वीडियो गेम्स के हवाले से बात की जाए तो इसकी तरफ बढ़ता रुझान न सिर्फ नौजवानों की दिमागी सेहत पर ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगियों पर भी बुरी तरह से असर डाल रही है। नाज़रीन, लाहौर की बात की जाए तो ऑनलाइन गेम PUBG खेलने से रोकने पर 4 दिन में 2 खुदकुशियां सामने आई हैं। वालिदैन की जानिब से गेम खेलने से मना करने पर गुलशन अब्बास मुल्तान रोड के 16 साला नौजवान ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। इससे कबल सदर बाजार के इलाके में 20 साला जोसेफ ने भी गेम खेलने से मना करने पर पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली थी। नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों की तादाद में होशरुबा इजाफा देखने को आया है और वीडियो गेम से मुताल्लिक इस वक्त दुनिया भर में $2.3 बिलियन की मार्केट मौजूद है। गुज़िश्ता साल 2019 में वीडियो गेम से आलमी सतह पर $137.9 बिलियन से जायद रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था, जो साल 2018 से कहीं ज्यादा था। इंडस्ट्री ट्रैकर के मुताबिक मार्च के दौरान डिजिटल गेम से इकट्ठे होने वाले सरमाए को सामने रखते हुए रवां साल इसमें 11% इजाफा देखा गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात की जाए तो इंटरनेशनल गेम डेवलपर्स एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 8000 प्रोफेशनल वीडियो गेम्स डेवलपमेंट से मुंसलिक हैं, जिनमें से 61% का ताल्लुक पंजाब, 15.7% का ताल्लुक सिंध से, जिससे पाकिस्तान को हर साल $25 मिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। चूंकि ये वीडियो गेम्स इंसानी दिमाग को भी मुतासिर करती है, जिसकी तस्दीक आलमी इदारा सेहत भी कर चुका है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि PUBG जैसी वीडियो गेम्स से मुतालिक हुकूमत कोई कानून मुतारिफ करवाए कि कितनी उम्र के लोग ये गेम्स खेल सकते हैं। चीन और जनूबी कोरिया भी इस लक्ष्य से नौजवानों को बचाने के लिए कवानीन मुतारिफ करवा चुका है। लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया की बात की जाए, वीडियो गेम्स की बात की जाए या फिर
गैर ममनुआ जो वेबसाइट्स हैं उनकी बात की जाए तो वहाँ पर हर किसी की रसाई बहुत आसानी से मुमकिन है। किसी तरह की कोई भी पाबंदी हम लोग नहीं देखते, जो कि यकीनी तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। इसी पर हमने बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर हिदना इकबाल साहिबा है, माहिर नफ्सियात है। इनसे जानेंगे कि ये गेम्स इंसानी नफ्सियात को, ख़ासतौर पर हमारे नौजवानों को किस तरह से मुतासिर कर रही हैं और किस तरह से उनको इतना ज़्यादा इंतशार में मुब्तला कर देती है कि बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत वो खो जाते हैं और मौत की तरफ चले जाते हैं। हमारे इदारों को क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के मामलात को देखते हुए अब महकमा पुलिस की जानिब से कहा गया है कि पबजी पर पाबंदी लगनी चाहिए और बाकायदा तौर पर वो पीटीए को और एफआईए को दरख्वास्त भी लिखने वाले हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक इसमें चीज मैं डालूंगी कि ये किसी एक इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम कह दें कि भाई ये एक कोई इदारा, जैसे पुलिस की अभी हम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक है प्रोपोजिशन है, लेकिन इदारे यहाँ से अगेन इट स्टार्ट फ्रॉम होम। घर भी एक इदारा है ना। हम कहते हैं कि जी आपकी माँ जो है वो आपकी पहली दरसगाह है, तो घर से ये चीज शुरू हो। इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, इसमें स्कूल्स इन्वॉल्व होने चाहिए, इसमें एजुकेशनल सिस्टम आपका पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो पॉलिसी मेकिंग, जो आपके गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन जहाँ पे बनती है, जहाँ पे बिल्स पास होते हैं, इसमें ये पूरी मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जब कवानीन बनते हैं ना, तो उसमें जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, उसको शायद नजरअंदाज कर दिया जाता है, या उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता जो शायद उससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं उन बिल्स से या उन लॉज से। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पॉलिसी मेकर से कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं तो प्लीज उन लोगों को भी इन्वॉल्व करें। जैसे मैंने अभी पेरेंट्स या टीचर्स की बात की है कि उनसे डेटा लें कि क्या हो रहा है आजकल के दौर में, घरों में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है। उस डेटा को अपनी लॉ मेकिंग में इस्तेमाल करें और फिर सिर्फ तभी वो सक्सेसफुल भी होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी भी हमें इंटरनेट पर गेम्स मिल जाती हैं जो कि हमारे जनरल नॉलेज को बढ़ा देती हैं, जो कि हमारी जहानत को इम्प्रूव करती हैं। वो पजल्स गेम्स भी हैं, वो बहुत सारे स्पेल्स भी हैं जिनसे हम वर्ड्स बनाते हैं। ऐसी बहुत सारे गेम्स हैं। तो बच्चे उसकी तरफ जाने के बजाय इसकी तरफ ज्यादा रुझान क्यों है, ये जो मार धाड़ वाली गेम्स हैं? देखिए सिद्रा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी, इवन कोई अगर आप कंस्ट्रक्टिव काम भी कर रहे हैं ना, कि अब अगर आप सिर्फ वही काम करते जाएंगे और दुनिया को छोड़ देंगे, हम तो ये भी कहते हैं ना कि दीन और दुनिया में भी आपने एक तवाज़ुन रखना है। एग्जैक्टली। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब मैं आपको अगेन बताऊं कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज्यादा ज़हीन लोग पाए जाते हैं, लेकिन कई दफा वो अपनी जहानत कोई ईविल कामों में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैकर्स की अगर हम बात करें, तो अगर गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर बैन लगा भी देती है, तो माशाल्लाह उनके पास ऐसी प्रॉक्सीज होती हैं कि वो इन एनी वे वो उन जगहों को रीच कर लेते हैं जो कि एक्चुअली बैंड है। तो ये चीज अगेन वही बात है कि हम एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आज अगर पबजी है तो कल कोई और नई गेम आ जाएगी और परसों कोई और आ जाएगी। अब हमें पेरेंट्स का बताइए। पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, किस तरह से अपने बच्चों को रोकें। छोटे बच्चे जब तक होते हैं, चले मोबाइल नहीं दिया, उनको रोक लिया, लेकिन जब वो नौजवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मोबाइल उनके हाथ में है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, दोस्तों के पास भी जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में भी जा रहे हैं, वहाँ पर वो बैठे गेम्स खेल रहे हैं। क्या करें? पेरेंट्स परेशान हो गए हैं। वो तो पेरेंट्स जो है ना, थोड़ा सा उनको ये देखने की जरूरत है कि कम्युनिकेशन गैप किधर है। देखिए, बच्चे की नीड्स को समझना पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा क्या कहना चाहता है, बच्चा क्यों करना चाहता है, बच्चा क्यों नहीं कर रहा कोई काम, ये सारी चीजें जो है ये पेरेंट्स का अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा रुतबा दिया है कि वो बेशक बच्चे से बहुत ऊंचे रुतबे के ऊपर होते हैं, लेकिन एट टाइम्स हमें बच्चे के लेवल पे आके उससे बात करने की जरूरत होती है, उसकी दिमाग तक। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स के पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो भी उस स्टेज से गुजर के ही पेरेंटिंग के तरफ आए होते हैं। मतलब उन्होंने तो वो टाइम देखा होता है, ठीक है, वो टीनेज देखी होती है। बहुत शुक्रिया हिदना इकबाल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो हमारे वालिदैन हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन गैप कहाँ पर है। जब बच्चे बात नहीं कर पाते, जो भी उनके दिल में होता है वो अंदर अंदर घुटन वाले माहौल में ज़िंदा रहते हैं,
तो फिर एक वक्त आता है कि ये जो गेमिंग की ज़िंदगी है वो इसी को ठीक समझना शुरू हो जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा उन पर असरअंदाज होती हैं कि बच्चे फिर मौत से भी नहीं कतराते। कुछ आगे बढ़ेंगे जी, कोरोना वायरस की बात करेंगे जो कि खेल के मैदानों तक भी पहुंच चुका है और दौरा इंग्लैंड इंतहाई अहम हमारी कौमी टीम का दौरा। लेकिन उससे पहले जैसे ही कोरोना टेस्ट किए गए तो एक पीसीबी के ऑफिशियल और 9 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है जो कि मंगल के रोज़ किए गए थे। उससे टीम पर कितना फ़र्क पड़ेगा? टीम के लिए ऑल्टरनेट खिलाड़ी भी कहा जा रहा है कि उनकी जगह मुंतखब कर लिए गए हैं। कब तक इन खिलाड़ियों को आइसोलेट रखा जाएगा? बाकी खिलाड़ियों के हवाले से क्या SOPs तय किए गए हैं? और इसके ख़ास तौर पर जो दौरा इंग्लैंड के दौरान SOPs को अपनाने की बात की जा रही है कि बॉल को सलाइवा नहीं लगाया जाएगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा, वो तमाम मामलात को लेकर भी खिलाड़ी अच्छे खासे परेशान हैं, बल्कि थोड़ा सा उनको है कि इसके साथ साथ हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे। और इस दूसरी जानिब टेस्टिंग के बाद ज़रूर हम करेंगे कि टेस्ट हुए, लेकिन टेस्टिंग पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया क्योंकि मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने PCB की जानिब से टेस्ट कराया तो उनका पॉजिटिव आया, लेकिन उन्होंने निजी लैब से टेस्ट कराया तो वो उनका नेगेटिव आ गया। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसकी वजह से PCB भी उनसे नाराज़ हुआ कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो आखिर बनता है। अब दोबारा से टेस्ट हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स कहा जा रहा है कि कल आ जाएंगी। इसी पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हैं जी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है आप। मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि दौरा इंग्लैंड पाकिस्तानी टीम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है? देखिए सिद्रा, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स ने मार्च के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेली, कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट PSL के बाद से, तो यकीनन ये दौरा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सलाहियतों की एक आजमाइश साबित होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बायोसिक्योर माहौल में ये दौरा हो रहा है। कोविड-19 के बाद पाकिस्तानी टीम कोई टेस्ट मैच खेलेगी, तमाशाई नहीं होंगे मैदान में, और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर चीजें की जाएंगी तो एक बड़ा मुश्किल दौरा होगा पाकिस्तानी टीम के नुक्ते निगाह से। इसके बरक्स इंग्लैंड को एडवांटेज हासिल होगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 जुलाई से टेस्ट सीरीज खेल रही है। वो इस माहौल से हम आशना हो जाएगी। पाकिस्तानी टीम जाकर एक आध प्रैक्टिस मैच खेलेगी। हमारे खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट भी जो थे वो पॉजिटिव आए हैं, तो मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए इस दौरे में। ठीक, मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि पहले हमारे 9 खिलाड़ी पॉजिटिव हो चुके हैं और अब दोबारा से उनके टेस्ट किए गए हैं, कल रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता मजीद प्लेयर्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर क्या ऑप्शंस मौजूद होंगे? PCB क्या प्लान कर रहा है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, PCB ने रिजर्व खिलाड़ियों के भी कोरोना टेस्ट कराए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली पर लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि अगर आपने खिलाड़ियों के टेस्ट कराने थे तो आप टीम का आपने क्यों अनाउंस किया? आप पहले, क्योंकि कोई कैंप तो लगना नहीं था, आप पहले कोई 30-35 जितने भी खिलाड़ी जो प्रोबेबल्स हैं आप उनके कोरोना टेस्ट करा के रखते और फिर उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स की रोशनी में आप ये फैसला करते कि इन खिलाड़ियों के टेस्ट नेगेटिव आए, इसलिए हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन PCB ने पहले ही जो है वो ऐलान कर दिया और उसके बाद ये धचका लगाया, पहले 3 खिलाड़ी, फिर 7 खिलाड़ी, फिर एक मैसी और मलंग, उनका टेस्ट भी जो है वो पॉजिटिव आया। तो मुश्किल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती सिद्रा, ये करना क्या चाहते हैं। बड़े डेस्परेट हैं कि इंग्लैंड का दौरा किया जाए। मैं कई चैनल्स पर ये सवाल उठा चुका हूँ कि पाकिस्तान को इसके बदले मिलेगा क्या। इतनी मुश्किल सूरत हाल में आपने देखा होगा कि डॉक्टर सुहेल सलीम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था ये रिस्क होगा खिलाड़ियों के लिए। तो जब पाकिस्तान रिस्क ले रहा है तो इसके रिटर्न में पाकिस्तान को क्या मिलेगा? वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम इंग्लैंड आई हुई है, उसको इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 25 मिलियन पाउंड लोन दिया है। पाकिस्तान को लोन तो नहीं, दूर की बात कुछ मिलेगा या इंग्लैंड की टीम एटलीस्ट इस बात की यकीन दहानी कराए कि अब वो पाकिस्तान का दौरा करेगी, क्योंकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया ही नहीं है। एक तवील अरसा हो चुका है और 3 मार्च 2009 के बाद से जब से श्रीलंकन टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर हमला हुआ है, इंग्लैंड की टीम आज तक पाकिस्तान नहीं आई। तो इसके बदले हमने क्या बार्गेन क्या किया है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान इतने विलिंग हैं कि बस किसी भी तरीके से ये दौरा हो जाए? मिर्ज़ा साहब, सर आपने बताया, जी जी मैं जुमला मुकम्मल कर लूं, अगर इंग्लैंड पहुंचकर खुदा न खास्ता हमारे चंद और खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट से नेगेटिव पॉजिटिव आ गए तो फिर क्या होगा?
मिर्जा साहब, बिल्कुल आप समेत बहुत सारे माहिरीन इसी बात पर हैरान हैं कि इतनी क्या ज़रूरत थी कि हालात ठीक नहीं है। तो सर फिर इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता था कि हम पीसीबी कोई लोकल टूर्नामेंट्स करा लेती या फिर हमारे खिलाड़ियों को अपने ही ग्राउंड्स में इजाज़त दे देती कुछ एसओपीज़ पर अमल दरामद करते हुए कि कम से कम वो क्रिकेट के साथ लिंक में रहें। लेकिन अब ये एकदम से वो घरों से जाएंगे और इतना अहम दौरा होगा ये। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप देखें, अभी न्यूजीलैंड की टीम को बांग्लादेश का दौरा करना था, न्यूजीलैंड ने अपना दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो दीगर मुमालिक, अब वेस्ट इंडीज की टीम तो मजबूरी में आई है क्योंकि उसे 25 मिलियन पाउंड का लोन मिल रहा है। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो माली मुश्किलात से दो चार था और उनकी टीम की उतनी वैल्यू नहीं है टेलीविजन वैल्यू जितनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की है। मिलियंस ऑफ पाउंड जो है वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को टीवी राइट्स और दीगर मद में मिलेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ 3 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने पर। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया है या तो उसे कोई फायदा हो रहा हो तो समझ में आता है। अब इस दौरे पर जा रहे हैं, आपकी बात सही है कि इस दौरान कोई अपनी एक्टिविटीज हम छोटी मोटी बहाल कर लेते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 होना है 15 सितंबर से, लेकिन कोई उसके हवाले से सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। तो हर कोई मोहतात है, लेकिन बजाय हम मोहतात होने के हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को। शायद इसकी वजह यह है कि वसीम खान साहब बर्मिंघम में पैदा हुए, ब्रिटिश नेशनल है, उनकी लॉयल्टी जो है वो इंग्लैंड के साथ है क्योंकि वो लेस्टरशायर, इंग्लिश काउंटी लेस्टरशायर के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। तो हो सकता है क्योंकि एक जज्बाती वाबस्तगी भी होती है, तो हो सकता है इसलिए वो इंसिस्ट कर रहे हो कि अपने उनके नंबर बन जाए कि देखिए मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव था तो मैं पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड को रेस्क्यू करने के लिए इंग्लैंड लेकर आया। ठीक, मिर्जा साहब, ये मोहम्मद हफीज का ट्वीट यकीनी तौर पर आपकी नज़रों से भी गुजरा होगा कि उन्होंने अपना पहला जो पॉजिटिव टेस्ट आया था उसको दोबारा से जो निजी लैब से टेस्ट कराया गया वो नेगेटिव आ गया। फिर तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, लेकिन पीसीबी खासी नाराज हुई, वसीम साहब खासे उन पर बरहम दिखाई दिए हैं। तो क्या खिलाड़ियों को इजाजत नहीं है बिल्कुल भी कि कोई बात करें या फिर ठीक बात भी करें? सिद्रा, मोहम्मद हफीज जो है वो काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इतने अहम नहीं रहे। उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मतलब एक तो वो रिटायर हो गए टेस्ट क्रिकेट से, वो T20 खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। अभी उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, तो अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उन्होंने जो है वो रिपोर्ट ट्वीट कर दी। वसीम खान साहब बरहम है, यकीनी तौर पर उस रिपोर्ट के ट्वीट करने से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब हुआ है कि किस तरह की टेस्टिंग कराते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले। और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी देखा होगा कि भाई ये बाकियों के जो आगे नेगेटिव, इनके पॉजिटिव आए, क्या मसला क्या है। तो यकीनन नाराज तो है वसीम खान साहब मोहम्मद हफीज से। अब हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मोहम्मद हफीज को शायद रगड़ा दे या हो सकता है उन्हें ना खिलाया जाए। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया मोहम्मद हफीज के इस रिपोर्ट के ट्वीट करने के बाद। मिर्जा साहब, इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ी कोविड-19 का टेस्ट क्लियर कर गए, सारे के सारे नेगेटिव हैं, लेकिन हमारे पहले मरहले में 9 प्लेयर्स पॉजिटिव हो गए और अभी आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या होने वाला है। तो फिर क्या कहा जा सकता है कि हमारे प्लेयर्स ने बदएहतियाती की, लापरवाही की, या फिर रूटीन में ये टेस्ट हुए तो नेगेटिव नहीं आए, पॉजिटिव आ गए? देखिए सिद्रा, पाकिस्तान का कल्चर ये है, जिस तरह के लोग, हालांकि हुकूमत कितना कह रही है कि आप अवॉइड करें, लेकिन क्रिकेटर्स भी तो आखिर इंसान है, उनकी भी तो आखिर उन्हें, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा होगा कि आप बहुत एहतियात करें, बड़ा अहम दौरा है इंग्लैंड का, लेकिन किसी न किसी से अगर मिल गए या बात, तो क्योंकि सिम्टम्स ही नजर नहीं आते ना। अगर आप देखें कि कोरोना के सिम्टम नजर नहीं आते और जब टेस्ट होता है तो अचानक टेस्ट जो है वो उनका पॉजिटिव आ जाता है। तो क्रिकेटर्स को भी एहतियात करनी चाहिए कि बच्चे नहीं है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लाखों रुपए इनको माहाना क्रिकेट बोर्ड देता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में, उसके अलावा खेलने के पैसे मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप के पैसे मिलते हैं, तो खुद इनकी अपनी भी तो जिम्मेदारी थी। मैं इसमें क्रिकेटर्स को भी इसका कसूरवार करार दूंगा कि क्यों नहीं उन्होंने एहतियात किया, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है मिर्जा साहब, मैं चाहूंगी, वक्त की किल्लत है, ये बताइए कि दौरा इंग्लैंड से हमें हासिल क्या होगा? टीम आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, तो फिर मिलेगा क्या पाकिस्तानी टीम को? ये तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान साहब बता सकते हैं। 49 साल वसीम खान साहब इंग्लैंड में 3 काउंटीज की जानिब से खेले और वो लेस्टरशायर की चीफ एग्जीक्यूटिव थे। लेकिन इस दौरे से हमें पता चल जाएगा, यूनुस खान को एज अ बैटिंग कोच लेकर जा रहे हैं, मुश्ताक अहमद को लेग स्पिन बॉलिंग कोच लेकर जा रहे हैं, 14 ऑफिशियल टीम के साथ जा रहे हैं। इस पर भी सवालिया निशान है क्योंकि आपको पता है
कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कवर नहीं करेगा इस सीरीज को, सिर्फ 12 वो लोगों को एक्रीडेशन देंगे, वो भी इंग्लिश जर्नलिस्ट को, और वो भी बैठेंगे मीडिया बॉक्स में नहीं बल्कि हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में डिस्टेंस पर 2-2, 3-3 करके बैठेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने प्लेयर्स को भी जिम्मेदार ठहराया है कि उन्होंने बदएहतियाती की होगी, लापरवाही की होगी, जिसकी वजह से वो कोविड-19 का शिकार हो गए। मुझे आपने इजाजत देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।